नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर बिहार के विधानसभा चुनाव से, जहां पर पटना के 6 विधानसभा क्षेत्रों में रहेगी अर्धसैनिक बलों की तैनाती। और इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि एनडीए में रहकर नीतीश कुमार का विरोध करेंगे रामविलास पासवान, जिसके बाद एनडीए में जबरदस्त घमासान और भाजपा जेडीयू को लग सकता है बड़ा झटका। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में हुआ बड़ा भ्रष्टाचार, चूहे ने कर लिया 20 किलो गांजे का सेवन। जी हाँ दोस्तों, 20 किलो गांजे का सेवन बिहार में चूहा कर रहा है। यह है सुशासन। अब इसी पर आपको वोट देना है। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि 20 किलो गांजे का सेवन करने के बाद जो जांचकर्ता दरोगा थे वो मुंह छिपाते नजर आ रहे हैं। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार के इस विधानसभा चुनाव में भाजपा और जेडीयू का वोट भी चूहा खा जाएगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। और इसी के साथ हमें बिहार के अगले मुख्यमंत्री का नाम बताइए। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार चुनाव 2020 पटना के 6 विधानसभा क्षेत्रों में रहेगी अर्धसैनिक बलों की तैनाती। जी हां दोस्तों, पटना जिले के 14 विधानसभा क्षेत्रों में 4 ऐसे हैं जिसे प्रशासन ने संवेदनशील की श्रेणी में रखा है। इसीलिए इन विधानसभा के संवेदनशील इलाकों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाएगी ताकि चुनाव शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष हो सके। प्रशासन अभी से ही तैयारी में जुट गया है। पटना जिले के लिए लगभग 150 कंपनियों की डिमांड की गई है। पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ी है, इसलिए भी पुलिस बल की अधिक जरूरत महसूस की जा रही है। जिन विधानसभा क्षेत्र को संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है उसमें मसौढ़ी, पालीगंज, दानापुर, मनेर, बाढ़ और मोकामा हैं। मसौढ़ी और पालीगंज विधानसभा नक्सल प्रभावित होने के कारण यहां पुलिस बल की मुस्तैदी ज्यादा होगी। हालांकि नक्सलियों का अब इन इलाकों में कम हो गया है, फिर भी पूर्व में घटित घटनाओं को देखते हुए प्रशासन इन 2 विधानसभा क्षेत्रों को संवेदनशील श्रेणी में रखा है। पालीगंज का इमामगंज इलाका पहले से ही सुर्खियों में रहा है, यहाँ कई बड़ी घटनाएं हुई हैं। इसी प्रकार मसौढ़ी विधानसभा क्षेत्र में 1990 से 2005 के बीच कई बड़े वारदात हुए हैं। इसे लेकर प्रशासन काफी सतर्क रहता है। हाल के वर्षों में हुए चुनाव में इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में कोई बड़ी वारदात नहीं हुई है, फिर भी प्रशासन सतर्कता बरत रहा है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। एनडीए में रहकर नीतीश कुमार का विरोध करेंगे रामविलास पासवान। जी हां दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी सोमवार को अपने बिहार के नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक कर रही है। इस मीटिंग का मकसद ये तय करना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में जेडीयू के खिलाफ लड़ाई की योजना कैसी हो। बता दें कि इस बार रामविलास पासवान एनडीए में रहकर नीतीश कुमार का विरोध करने का मन बना रहे हैं। हाल ही में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के पार्टी में शामिल हो जाने के बाद लोजपा नीतीश कुमार के खिलाफ मुखर हो गई है। नीतीश कुमार पर निशाना साधने वाले चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की जमकर बुराई की। यह ध्यान दिया जा सकता है कि एलजेपी ने फरवरी 2005 में बिहार विधानसभा चुनाव में राजद के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। हालांकि दोनों क्षेत्रीय दल केंद्र में कांग्रेस नीति यूपीए सरकार का हिस्सा थे। लोजपा ने कांग्रेस के साथ अपना संबंध बनाए रखते हुए राजद के खिलाफ उम्मीदवार खड़े किए। इसके कारण राज्य में त्रिशंकु विधानसभा का गठन हुआ। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में हुआ बड़ा भ्रष्टाचार, चूहे ने कर लिया 20 किलो गांजे का सेवन, जांचकर्ता दारोगा मुंह छिपाते नजर आए। जी हां दोस्तों, पूर्ण प्रतिबंध वाले सूबे में अब तक चूहे जब्त शराबी पी जा रहे थे। बरारी थाने में तो चूहे माल खाने में रखा 20 किलो गांजा खाकर हैरत में डाल दिया है। जी हां, बरारी थाने के माल खाने में चूहे लगभग 7 महीने में 20 किलो गांजा चट कर गए हैं। चूहे इतने सयाने निकले कि 37 बंडल में रखे 92.50 किलो गांजे से इस कदर गांजा निकाल खाया कि 2 खाली बंडल में 200-250 ग्राम गांजा छोड़ दिया था। करीने से प्लास्टिक और सेलो टेप से साट कर रखे गए शेष पैकेट को चूहे अपनी दांतों से छेड़ा तक नहीं। है ना हैरान करने वाली घटना। बरारी पुलिस ने चोरी छिपाने के लिए चूहे को ही टोपी पहना दी, लेकिन न्यायालय में पुलिस की चालाकी पकड़ ली गई। शुक्रवार को जब्त 92.50 किलोग्राम गांजा जब वजन कराया गया तो वह 79.50 ग्राम ही निकला, यानी 20 किलो गांजा गायब था। जांचकर्ता दारोगा दुर्गानंद हांसदा मुंह छिपाते नजर आए, लेकिन स्थिति संभाल ली। यह कहने लगे कि चूहे गांजा खा लिए होंगे। गांजा तौल के बाद पैकेट के ऊपर उसका वर्तमान वजन लिखकर चिपका दिया गया है। मामले में फजीहत झेल रहे जांच अधिकारी पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी के वीडियो डिसलाइक बने भाजपा की मुसीबत। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को भुनाकर चुनाव दर चुनाव जीतने वाली भाजपा को डर सताने लगा है। प्रधानमंत्री को नापसंद करने वालों की बढ़ती तादाद आजकल सोशल मीडिया में उनके वीडियो पर डिसलाइक के रूप में नजर आ रही है। वहीं मोदी की वीडियो को डिसलाइक करने का यह सिलसिला जारी है। भाजपा में इसे लेकर खलबली मची हुई है। सोमवार को प्रधानमंत्री ने नई शिक्षा नीति को लेकर राज्यों के राज्यपालों के साथ मंथन किया। इस ऑनलाइन चर्चा को भाजपा ने
31.5 लाख सब्सक्राइबर वाले यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि लोगों के पसंदीदा रहने वाले प्रधानमंत्री के वीडियो पर डिसलाइक्स की तादाद लाइक्स के मुकाबले 7 गुना ज्यादा रही। इस दौरान जहां लाइक्स की संख्या 4.2 हजार रही, वहीं डिसलाइक्स की संख्या 32,000 से भी अधिक रही। इससे पहले IPS अधिकारियों संग चर्चा के वीडियो को भी जमकर डिसलाइक मिले। 3 सितंबर US इंडिया समिट के वीडियो को कुल 5.42 लाख बार देखा गया और डिसलाइक करने वालों की संख्या 1 लाख से ज्यादा थी। वहीं लाइक्स की तादाद महज 13,000 थी। इससे पहले 2 सितंबर के मन की बात की वीडियो को भी 5600 लोगों ने लाइक किया, जबकि डिसलाइक की संख्या 21,000 से ज्यादा है। दरअसल PM नरेंद्र मोदी के वीडियो पर डिसलाइक का मामला तब सुर्खियों में आया जब साप्ताहिक कार्यक्रम मन की बात के वीडियो को बड़ी मात्रा में डिसलाइक किया गया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। इस राज्य में फिर लगाया गया 1 सप्ताह का आंशिक लॉकडाउन, थम नहीं रहा कोरोना का कहर। जी हां दोस्तों, मिजोरम सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस मामलों में वृद्धि को देखते हुए आइजोल नगर पालिका क्षेत्र में 1 सप्ताह के आंशिक लॉकडाउन की घोषणा की है। मुख्य सचिव लाल नुमाविया चोआंगो द्वारा जारी एक सरकारी आदेश में कहा गया है कि आंशिक तालाबंदी गुरुवार मध्य रात्रि से शुरू होगी और 17 सितंबर तक चलेगी। आइजोल नगर क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तियों के आवागमन पर अस्थायी प्रतिबंध लगाना आवश्यक माना गया है। सरकारी आदेश गुरुवार को 141 COVID 19 मामलों का पता लगाने का अनुसरण करती है। बता दें कि कोरोना संक्रमितों की ये संख्या एक दिन में अब तक सामने आने वाली सबसे अधिक है। 141 नए मामलों में से 90 से अधिक कथित तौर पर स्थानीय ट्रांसमिशन मामले हैं। सरकार के आदेश में कहा गया है कि स्थानीय संचरण दर राज्य सरकार के लिए गंभीर चिंता का विषय है। आदेश के अनुसार आइजोल के निवासियों को आंशिक लॉकडाउन के दौरान छूट गए लोगों को छोड़कर अपने घरों या परिसरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। आदेश में लॉकडाउन अवधि के दौरान आउटगोइंग और इनकमिंग आंदोलन पर या एजाविल नगर पालिका क्षेत्र में प्रतिबंध लगा दिया गया था, जो चिकित्सा आपात स्थिति, रिश्तेदारों की मृत्यु से संबंधित आपात स्थिति और उड़ानों द्वारा राज्य में प्रवेश करने या छोड़ने पर प्रतिबंध लगाते थे। आदेश में कहा गया है कि आवश्यक वस्तुओं के साथ काम करने वाली दुकानों को शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति है, जो जिला उपायुक्त और स्थानीय स्तर के कार्य बलों द्वारा बनाई गई है, और अन्य क्षेत्रों से आवश्यक वस्तुओं के आयात की अनुमति होगी। सभी शिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान और धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। हालांकि जारी स्नातक परीक्षा अभी भी जारी नहीं रहेगी। बात करें देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या की, तो देश में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या 45 लाख के पार पहुंच गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का तंज, GDP में गिरावट, रोजाना कोविड के सबसे ज्यादा केस, लेकिन सरकार के लिए सब चंगासी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने की तैयारी को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने COVID-19 के बढ़ते मामलों, अर्थव्यवस्था में तेज गिरावट और रोजगार के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि मोदी सरकार की कोरोना वायरस के खिलाफ सुनियोजित लड़ाई ने भारत को रसातल पर ढकेल दिया है। राहुल गांधी ने शनिवार को अपने ट्वीट में लिखा, कोविड के खिलाफ मोदी सरकार की सुनियोजित लड़ाई ने भारत को रसातल में पहुंचा दिया है। GDP में ऐतिहासिक 24% की गिरावट, 12 करोड़ नौकरियां चली गई, 15.5 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त फंसा कर्ज, दुनिया भर में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले, लेकिन भारत सरकार और मीडिया के लिए सब चंगासी। इससे पहले शुक्रवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे पर सरकार को घेरा था। राहुल ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार चीन को हमारी जमीन से बाहर निकालने की जिम्मेदारी लेने से बच रही है। राहुल ने ट्वीट किया, चीन के साथ बातचीत केवल मार्च 2020 की यथास्थिति बहाल करने के बारे में होना चाहिए। PM और भारत सरकार ने चीन को हमारी जमीन से बाहर निकालने की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा अन्य बात बेकार है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सिंधिया के लिए चुनौती बना चुनाव प्रचार, जगह जगह विरोध ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में इन दिनों उपचुनाव को लेकर मैदान में जुटे ज्योतिरादित्य सिंधिया को ग्वालियर चंबल अंचल में दौरे के दौरान बार बार विरोध का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा के बड़े नेताओं के साथ ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं, क्योंकि दल बदल के बाद अपने गढ़ में उनका पहला दौरा है, तो उनसे नाराज कार्यकर्ता जगह जगह विरोध कर रहे हैं। आलम यह है कि कहीं कहीं तो सिंधिया को भाषण बीच में ही छोड़कर जाना पड़ा। उपचुनाव से पहले इस भारी विरोध के चलते हाईकमान के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ने लगी है। आज शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दौरा सुमावली और मुरैना में दौरे का दौरान भी ऐसा ही विरोध देखने को मिला, जहां सिंधिया मुरैना के स्थानीय कार्यक्रम में 73 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन और करीब 194 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण करने पहुंचे। उनके साथ राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी थे। लेकिन इसके पहले कांग्रेसियों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का विरोध करना शुरू कर दिया और सड़कों पर काले झंडे दिखाकर रैली निकाली।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शिवसेना का कंगना पर हमला, सामना में लिखा पानी में रहकर मगर से बैर। जी हां दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और शिवसेना के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। शिवसेना एक और जहां कंगना रनौत पर एक्शन के मूड में दिख रही है, तो वहीं कंगना भी आर पार की लड़ाई में मूड में दिख रही हैं। कंगना के साथ चल रहे विवाद के बीच शिवसेना ने अब मुखपत्र सामना के जरिए उन पर हमला बोला है। सामना के संपादकीय में विवाद माफियाओं का पेट दर्द शीर्षक के जरिए मुंबई की तुलना पाक अधिकृत कश्मीर से करने पर कंगना रनौत पर कटाक्ष करने की कोशिश की गई है। लेख में कहा गया है कि मुंबई में रहकर महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाना उसी तरह है जैसे पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर करना। सामना में कंगना रनौत पर निशाना साधते हुए लिखा गया है कि मुंबई पाक अधिकृत कश्मीर है कि नहीं, यह विवाद जिसने पैदा किया उसी को मुबारक। लेख में लिखा गया है कि मुंबई में अक्सर इस तरह के विवाद आते रहते हैं, लेकिन मुंबई इन विवाद माफियाओं का फिक्र नहीं करता है। मुंबई हमेशा से महाराष्ट्र की राजधानी के रूप में ही प्रतिष्ठित है। लेख में बताया गया है कि शिवसेना प्रमुख हमेशा से घोषित तौर पर कहते थे कि देश एक है और अखंड है। लेख के जरिए कई सवालों पर भी कटाक्ष किया गया है। लेख में कहा गया है कि राष्ट्रीय एकता तो है ही, लेकिन राष्ट्रीय एकता का ये तुनतुना हमेशा मुंबई और महाराष्ट्र के बारे में ही क्यों बजाया जाता है। राष्ट्रीय एकता की ये बातें अन्य राज्यों के बारे में क्यों नहीं कही जाती है। जो कोई थी आता है वही महाराष्ट्र की राष्ट्रीय एकता के बारे में सिखाने लगता है। कंगना रनौत के मुंबई पहुंचने से पहले ही शिवसेना ने मुखपत्र सामना के जरिए उन पर हमला बोला था। इस दौरान कंगना रनौत को बेईमान, देशद्रोही कहा गया था। सामना के लेख में कंगना रनौत का मानसिक विकृत बताया गया था और मोदी सरकार को देशद्रोही को सुरक्षा देने की बात कही गई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। संगठन को मजबूत करने में जुटी प्रियंका, नई योजना के साथ पदाधिकारियों के क्षेत्रों में कटौती की तैयारी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। इसके लिए रणनीतियां बनाई जा रही हैं ताकि कांग्रेस के वोट बैंक को दोबारा से खड़ा किया जा सके। पार्टी ने पहले ही उत्तर प्रदेश को 2 हिस्सों में बांटकर 2 उपाध्यक्षों पर संगठन की जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन इस बार प्रियंका गांधी प्रदेश को 2 से ज्यादा हिस्सों में बांटने की रणनीति पर काम कर रही हैं। प्रदेश में कांग्रेस की पहुंच अधिक से अधिक लोगों तक बनाई जा सके, इसके लिए प्रियंका गांधी ने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिसके तहत प्रदेश के उपाध्यक्षों, महासचिवों और सचिवों का प्रभार आधा करने की तैयारी है। दरअसल प्रियंका गांधी का मानना है कि कांग्रेसियों को छोटे फील्ड में बड़ी पारियां खेलने का टारगेट सौंपा जाए, इससे नतीजे भी बेहतर आने की उम्मीद है। कांग्रेस उपाध्यक्षों, महासचिवों और सचिवों का प्रभार आधा करने से मतलब ये है कि उनके काम करने का दायरा कम कर दिया जाए। इसके पीछे का तर्क ये है कि जब पदाधिकारियों के क्षेत्रों को कम कर दिया जाएगा तो वह अपनी पूरी ताकत उन क्षेत्रों को मजबूत करने में लगाएंगे, जिससे परिणाम भी बेहतर मिलने की संभावना रहेगी। कांग्रेस की मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक यूपी को 2 हिस्सों में बांटा गया है, पूर्वी और पश्चिमी यूपी। पूर्वी यूपी के लगभग 40 जिले का जिम्मा पूर्व विधायक पंकज मलिक देख रहे हैं। महासचिवों पर 9 से 12 जिलों की और सचिवों को 4-4 जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एक उपाध्यक्ष, महासचिव और सचिव संगठन को बेहतर नहीं पा रहे हैं क्योंकि वह अपने इलाकों में नहीं पहुंच पा रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आज से हर लाइन पर मिलेगी मेट्रो, आखिरी गाड़ी रात 11 बजे। जी हां दोस्तों, दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट लाइन शुरू होने के साथ ही आज से मेट्रो सभी लाइनों पर दौड़ने लगी। कोरोना काल में पहली बार मेट्रो चलने का समय आम दिनों सा हो गया है। हर लाइन पर पहली मेट्रो सुबह 6 बजे मिली, जबकि आखिरी मेट्रो का समय रात 11 बजे का है। खास बात यह है कि सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक नॉन पीक आवर्स में भी मेट्रो की फ्रीक्वेंसी पीक आवर्स जैसी होगी। उधर शुक्रवार को मेजेंटा और ग्रे लाइन पर सेवा शुरू हो गई है। 9 लाइनों पर मेट्रो के शुरू होने के बाद पहली बार यात्रियों की संख्या 1 लाख से ऊपर पहुंची। डीएमआरसी को उम्मीद है कि समय बढ़ने से धीरे धीरे मेट्रो में सफर करने वालों की संख्या बढ़ती जाएगी। शुक्रवार को सबसे ज्यादा यात्री येलो लाइन पर सवार हुए, इनकी संख्या 41,689 रही। दूसरी तरफ ग्रे लाइन पर सबसे कम 514 यात्रियों ने सफर किया। 9 लाइनों शाम 7:30 बजे तक सफर करने वालों की संख्या 1,28,886 रही। संक्रमण को देखते हुए बचाव के लिए सभी स्टेशनों पर शुक्रवार को आरोग्य सेतु ऐप रखने के लिए यात्रियों को प्रोत्साहित किया गया। सुरक्षा कर्मी यात्रियों से प्रवेश के दौरान ऐप के बारे में पूछते नजर आए। कई स्टेशनों पर स्मार्ट कार्ड के रिचार्ज और एग्जिट के दौरान परेशानी हुई। कई जगह तो अधिक वक्त की यात्रा करने वाले यात्रियों से कैशलेस ट्रांजैक्शन में भी परेशानी आई। यात्रियों को इसके लिए इंतजार भी करना पड़ा।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू यादव को 9 अक्टूबर को मिलेगी जमानत। बिहार चुनाव के पहले आ सकते हैं जेल से बाहर। जी हां दोस्तों, चारा घोटाले से संबंधित चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में आज रांची हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। बेल के लिए लालू यादव को फिलहाल 9 अक्टूबर तक इंतजार करना होगा। दरअसल सजा की आधी अवधि को आधार बनाकर जमानत अर्जी दायर की गई है, लेकिन अदालत के मुताबिक आधी अवधि पूरी होने में फिलहाल 26 दिन कम समय है। लालू यादव जब 26 दिन गुजार लेंगे तो उन्हें जमानत दे दी जाएगी। लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने जानकारी दी है कि नवंबर के बाद वो जेल से बाहर आ सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू यादव की जमानत की अर्जी काफी अहम है मानी जा रही है। इससे पहले उन्हें चारा घोटाले के 3 मामलों में जमानत दी गई थी। फिलहाल लालू यादव का रांची के रिम्स अस्पताल में भर्ती हैं। पहले वो रिम्स के पेइंग वार्ड में रहते थे, लेकिन अब कोरोना संक्रमण के मद्देनजर उन्हें डायरेक्टर बंगले में रखा गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार, पप्पू यादव ने पीएम मोदी सीएम नीतीश पर जमकर साधा निशाना, पूछे कई सवाल। जी हां दोस्तों, पूर्व सांसद और जाप अध्यक्ष पप्पू यादव नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने पीएम मोदी से भी सवाल करते हुए कहा है कि उन्हें बताना चाहिए कि बिहार के 1.25 लाख करोड़ के विशेष पैकेज का क्या हुआ है। बीजेपी सरकार को बताना चाहिए यह पैसा कब आया, आज तक पैसा मिला ही नहीं है। यह मैं नहीं, वित्त मंत्रालय बता रहा है। साथ ही एनडीए से सवाल करते हुए उन्होंने कहा कि ये लोध बाढ़, सुखाड़, बेरोजगारी की बात क्यों नहीं करते। अडानी और अंबानी से लोकल का भौकाल बनेगा। देश में आज की तारीख में सबसे अधिक राशि विज्ञापन पर खर्च की जा रही है। वहीं पटना, भागलपुर, गया जो स्मार्ट सिटी में तब्दील होने वाले थे, उनका क्या हुआ। पीएम मोदी को चुनौती देते हुए पप्पू यादव ने कहा कि उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में गोद लिए हुए गाँव में ही 4 काम हुआ तो बताएं, सबको सच्चाई पता है। वहीं नीतीश कुमार पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री डॉल्फिन की बात करते हैं। बिहार को केंद्र सरकार ने जीएसटी की राशि तक नहीं दी है, बिहार को पैसा क्यों नहीं मिल रहा है। नीतीश कुमार आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वो जॉर्ज फर्नांडिस तक को भूल गए हैं। जॉर्ज को भूलकर दूसरे की तस्वीर पटना में लगवा रहे हैं। करते हैं अगली खबर की तरफ। विधायक आशा सिन्हा के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ही खोल दिया मोर्चा, दानापुर से उम्मीदवार बदलने की मांग। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव के पहले सिटिंग विधायकों को लेकर उनके ही कुनबे में नाराजगी ही दिखने को मिल रही है। दानापुर से बीजेपी विधायक आशा सिन्हा को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने मोर्चा खोल दिया है। आशा सिन्हा लगातार दानापुर विधानसभा सीट से विधायक हैं, लेकिन क्षेत्र का विकास नहीं होने से स्थानीय लोगों के साथ साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी है। इसी नाराजगी का असर है कि विधायक के खिलाफ आज बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं ने खुलकर विरोध प्रदर्शन किया। सगुना मोड़ पर इकट्ठा हुए बीजेपी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने विधायक आशा सिन्हा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उन पर क्षेत्र का विकास नहीं करने का आरोप लगाया। बीजेपी कार्यकर्ताओं की मांग है कि दानापुर से इस बार पार्टी का उम्मीदवार बदला जाए। स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं का यह भी कहना है कि अगर पार्टी आशा सिन्हा को टिकट देती है तो ऐसे में वह अपने ही बीते किसी योग्य उम्मीदवार को मैदान में उतारेंगे। आम लोगों और कार्यकर्ताओं से दूर रहने वाले विधायकों के खिलाफ नेता और कार्यकर्ता से लेकर ग्रामीण इन दिनों बिहार में मोर्चा खोल दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले जनता से दूर रहने वाले ये कई दलों के विधायक अब ग्रामीणों के बीच जा रहे हैं, लेकिन पहले से नाराज ग्रामीणों को अब मौका मिल गया है। ऐसे में विधायकों को गांव से भगाने से लेकर दौड़ा रहे हैं। सैकड़ों लोगों के बीच इन दिनों कई दलों के विधायकों के लोग सवाल जवाब कर रहे हैं और उनसे 5 सालों का हिसाब मांग रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पटना में मंगल पांडे के आवास पर परीक्षाएं समय पर आयोजित करवाने की मांग पर जीएनएम के छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में शुक्रवार को सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास के बाहर स्टूडेंट यूनियन ऑफ जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जीएनएम के विभिन्न छात्र छात्राएं विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। बताया जाता है कि जीएनएम के छात्र छात्राएं अपनी अंतिम साल की परीक्षा को समय पर आयोजित करवाने की मांग कर रही हैं। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से प्रदर्शनकारी सभी छात्र छात्राएं परीक्षा का परिणाम भी जल्द ही घोषित किए जाने की मांग रख रहे हैं। जीएनएम के छात्र छात्राओं का कहना है कि यदि ये सभी मांगे हमारी पूरी हो जाती हैं तो सभी छात्र छात्राएं बिहार में स्वास्थ्य विभाग में निकलने वाली 4000 के पदों पर रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकेंगे, ताकि हमारे भविष्य की आगे की तैयारियों में कोई अड़चन सामने न आए। याद रहे, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बीते दिनों सूबे में राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग में नई भर्तियां किए जाने की जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि बिहार के स्वास्थ्य विभाग में जल्द 4000 चिकित्सक नियुक्त किए जाएंगे। वहीं उन्होंने इसके बाद राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में भी परिवर्तन आ जाने की बात कही थी। करते हैं
अगली खबर की तरफ। एसएससी की परीक्षा को लेकर प्रियंका गांधी ने केंद्र से कहा, युवाओं की बात सुनिए सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को कहा कि कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाएं कैलेंडर के आधार पर निर्धारित कर तय अवधि में पूरा करने की मांग कर रहे युवाओं की बात सरकार को सुननी चाहिए। छात्रों ने दिए सुझाव। उन्होंने रोजगार के मुद्दे पर सोशल मीडिया में राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस हैशटैग से चल रहे अभियान के तहत ट्वीट किया। एसएससी की परीक्षा देने वाले छात्रों ने परीक्षा प्रक्रिया, सभी चरणों और अंतिम परिणाम को कैलेंडर के आधार पर निर्धारित कर तय अवधि में पूरा करने सहित कई अच्छे सुझाव दिए हैं। उनके रचनात्मक तरीकों से अपनी बात कह रहे युवाओं को हमारा समर्थन है। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी ने कहा, सरकार को भी युवाओं की बात सुननी चाहिए। इससे पहले कांग्रेस और भारतीय युवा कांग्रेस ने गुरुवार को रोजगार के मुद्दे पर सोशल मीडिया में स्पीक अप फॉर जॉब्स अभियान चलाया था। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।